नमस्कार, स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में जहां आप जानेंगे मिस्र के राजा तूतनखामून के जिंदगी से जुड़े अहम पहलू। ये तो आप सभी जानते हैं कि दुनिया रहस्यों से भरी है, लेकिन इस दुनिया में मिस्र में तूतनखामून का क्या कुछ काम रहा, क्या कुछ उन्होंने अपने जीवन में किया, ये सब जानिए इस वीडियो के जरिए। तूतनखामून दुनिया रहस्यों से भरी हुई है। हमारे आसपास की दुनिया में न जाने ऐसे कितने ही रहस्य हैं जिनके बारे में आज तक कोई नहीं जान पाया है। इसी तरह मिस्र एक ऐसी जगह है जहां पर ना जाने कितने राज दफन हैं जिन पर से आज तक पर्दा नहीं उठ सका है। ऐसा ही रहस्य है 19 साल की उम्र में मौत का शिकार हुए प्राचीन मिस्र के सबसे चर्चित राजा तूतनखामेन का, जिनकी मृत्यु लगभग 3000 सालों पहले ही हो चुकी है। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि आज इतने सालों बाद भी तूतनखामेन की मौत को लेकर वैज्ञानिकों के तर्क अलग अलग हैं। हालांकि आज से 85 वर्ष पहले ब्रितानी पुरातत्ववेत्ता हावर्ड कार्टर ने तूतनखामेन की मौत के रहस्य को सुलझाने के लिए काफी सालों तक रिसर्च करके कुछ तथ्य पेश किए थे। उन रहस्यों पर बात करने से पहले आइए जानते हैं तूतनखामेन के बारे में। तूतनखामून, जिसे आमतौर पर राजा तूत के नाम से जाना जाता है, प्राचीन मिस्र में राजा को फराओ कहा जाता था। तूतनखामेन मिस्र का राजा था जिसने मिस्र पर 1333 ईसा पूर्व से लेकर 1324 ईसा पूर्व तक शासन किया। मिस्र शाही परिवार का अंतिम राजा था। उनके पिता मकबरे में पाए जाने वाले मम्मी थे। ऐसा माना जाता है कि वो फिरौन अखनातेन है। तूतनखामून ने 8 या 9 साल की उम्र में अपने अंतिम उत्तराधिकारी जिसे वो संबंधित हो सकते थे के अभूतपूर्व वशीकरण के तहत सिंहासन ग्रहण किया। उन्होंने अपनी सौतेली बहन अंकसेनुमन से शादी की। अपनी शादी के दौरान उन्होंने 2 बेटियों को खो दिया, जिनमें से एक 5 या 6 महीने की गर्भावस्था में और दूसरी जन्म के कुछ समय बाद। उनके नाम तूतनखतन और तूतनखामन का अर्थ है एटन की जीवित छवि और अमून की जीवित छवि से है। अख्तन की मृत्यु के बाद अमन द्वारा प्रतिस्थापित किया गया। शासनकाल। तूतनखामून की उम्र 8 से 9 साल के बीच थी जब वो सिंहासन पर चढ़ा और फिरौन बन गया। सिंहासन का नाम नेबखेपेर ले लिया। उन्होंने लगभग 9 साल तक राज किया। तूतनखामून के शासनकाल के दौरान विजियर की स्थिति ऊपरी और निचले मिस्र के बीच विभाजित हो गई थी। ऊपरी मिस्र के लिए प्रमुख विजायर यूजर मोंटू था। पेंटू नाम की एक अन्य आकृति भी विचित्र थी, लेकिन ये स्पष्ट नहीं है कि कौन सी भूमि है। ये पूरी तरह से ज्ञात नहीं है कि क्या तूतनखामून के उत्तराधिकारी वास्तव में इस पद पर आसीन थे। KV-58 से एक सोने की पन्नी का टुकड़ा इंगित करता है, लेकिन निश्चित रूप से नहीं कि को विजियर मार्ट के कर्ता के रूप में एक पुरोहित के रूप में संदर्भित किया गया था। एपिटेट नियमित विजीर द्वारा उपयोग किए जाने वाले सामान्य विवरण में फिट नहीं होती है, लेकिन अनौपचारिक शीर्षक का संकेत दे सकता है। ये हो सकता है कि ने एक अभूतपूर्व तरीके से विजियर शीर्षक का उपयोग किया हो। मैनेथो नाम के एक मिस्र के पुजारी ने प्राचीन मिस्र का एक व्यापक इतिहास लिखा था, जहां वो औरूस नाम के एक राजा को संदर्भित करता है जिसने 36 साल तक शासन किया था, और उसकी एक बेटी थी जिसका नाम एक्नेचेरस था, जिसने 12 साल और उसके भाई राठोटिस ने केवल 8 साल तक शासन किया। अरमाना शासक सूची में केंद्रित है, लेकिन कौन सा नाम किस ऐतिहासिक आंकड़े से मेल खाता है, इस पर शोधकर्ताओं ने सहमति नहीं जताई है। औरुस और एक्नेचेरस की पहचान होरेमहेब और अचनाटन और रथोटिस के साथ तुतुनखमुन के साथ की गई है। राजाओं को उनकी मृत्यु के बाद मृत्यु के घाटों और संबंधित मंदिरों के माध्यम से पूजा की जाती थी। तूतनखामून अपने जीवन काल में इस तरह से पूजे जाने वाले कुछ राजाओं में से एक थे।
कण्डक की खोज की गई और अमून-रा और तूतनखामुन को समर्पित एक संकेत बताता है कि राजा को क्षमा के लिए अपने राज्य में अपील की जा सकती है और याचिकाकर्ता को पाप के कारण होने वाली बीमारी से मुक्त किया जा सकता है। उनके पंथ के मंदिरों का निर्माण काबा और नूबिया के फारस में हुआ था। कुश के वायसराय की बहन की उपाधि में एक राजा का उल्लेख था जो अपने पंथ की सार्वभौमिकता का घोतक था। अभियान, स्मारक और निर्माण। अखेनाटेन के शासनकाल के बाद देश आर्थिक रूप से कमजोर और अशांत था। अन्य राजाओं के साथ राजनयिक संबंधों की अपेक्षा की गई थी और तूतनखामुन ने उन्हें विशेष रूप से मितानी के साथ बहाल कराने की मांग की। उनकी सफलता के प्रमाण उनके कब्र में पाए गए विभिन्न देशों के उपहारों द्वारा सुझाए गए थे। संबंधों में सुधार के लिए उनके प्रयासों के बावजूद थेब्स में उनके शवगृह मंदिर में न्यूबिन और असिस्टक्स के साथ लड़ाई दर्ज की गई। उनके मकबरे में शरीर का कवच सैन्य अभियानों और धनुष के लिए उपयुक्त तह थे और उन्हें तीर अंदाजी में परीक्षित किया गया था। हालांकि उनकी युवा और शारीरिक अक्षमता को देखते हुए जिसे चलने के लिए बेंत के इस्तेमाल की आवश्यकता प्रतीत होती थी। ज्यादातर इतिहासकार ये अनुमान लगाते हैं कि उन्होंने व्यक्तिगत रूप से इन लड़ाइयों में हिस्सा नहीं लिया। अपनी उम्र को देखते हुए राजा के पास संभवतः सलाहकार थे जो संभवतः आए, जो यानी कि तूतनखामुन के उत्तराधिकारी थे और जनरल होरेमेब कानून के उत्तराधिकारी के बेटे और उत्तराधिकारी थे। होरेमेब ने रिकॉर्ड किया है कि राजा ने उसे भूमि का स्वामी नियुक्त किया ताकि कानून बनाए रखने के लिए वंशानुगत राजकुमार के रूप में जब उन्होंने गुस्सा देखा तो युवा राजा को शांत करने की उनकी क्षमता पर भी ध्यान दिया। रिसर्च में हुए चौंका देने वाले खुलासे। तूतनखामेन को जितनी प्रसिद्धि अपने शासनकाल में नहीं मिली होगी उतनी मौत के बाद मिली। जब 1922 में कार्टर ने उनकी मम्मी ढूंढ निकाली। वैली ऑफ किंग्स में मिस्र के प्राचीन शासकों की मम्मी रखी गई है। उनके कब्र से सोने और हाथी दांत से बने आभूषणों का जखीरा निकला। कार्टर ने अपनी स्टडी में लिखा था कि जब मैंने पहली बार तूतनखामेन की मम्मी को देखा तो मम्मी ने तावीज पहन रखा था और पूरा चेहरा सोने से बने मास्क से ढका हुआ था। इन सामानों को निकालने के लिए कार्टर और उनकी टीम के सदस्यों ने तूतनखामेन के शरीर के कई टुकड़े कर दिए। सोने के मास्क को हटाने के लिए गर्म छुरियां और तारों का इस्तेमाल किया गया। इस मास्क को बाम की तरह तूतनखामेन के चेहरे पर चढ़ाया गया था। काटे हुए शरीर को दोबारा ठीक करने के बाद 1926 में उसे फिर से पुरानी जगह पर रख दिया गया। उसके बाद से मम्मी को एक्सरे के लिए सिर्फ 3 बार बाहर निकाला गया है। वर्ष 1968 में हुए एक्सरे से ऐसे पता चलता है कि हड्डियों का एक टुकड़ा उनकी खोपड़ी में धंसा हुआ है, जिससे कयास लगाए जा रहे हैं कि 19 वर्षीय तूतनखामेन की मौत स्वाभाविक नहीं थी बल्कि उनकी हत्या की गई होगी। रात में तूतनखामेन की मम्मी घूमते देखे जाने का दावा। मिस्र देश को पूरी दुनिया में रहस्यों के लिए जाना जाता है। कहा जाता है कि यहाँ रात के वक्त पिरामिडों के आसपास मम्मी घूमती नजर आती हैं। साथ ही यहाँ अजीब तरह के संगीत की आवाज भी सुनाई देती है। तूतनखामेन के बारे में भी यही कहा जाता है कि कई बार सिटी स्कैन और पोस्टमार्टम से गुजरने के बाद भी मिस्र के पिरामिडों के पास तूतनखामेन की आत्मा को घूमते हुए देखा गया है। गुप्त कमरे में तूतनखामेन की मां की कब्र। उनको लेकर इससे पहले मिस्र के अधिकारी ये दावा करते रहे हैं कि इस युवा राजा के 3000 साल पुराने मकबरे की दीवार के पीछे एक गुप्त कमरा है। इसके अलावा ये भी कहा गया है कि उनके मकबरे में एक गुप्त चेंबर है जिसमें रानी नेफरतिति का मकबरा हो सकता है। नेफरतिति को लेकर लोगों का यही मानना है कि वो तूतनखामेन की मां थी। इस छिपे हुए मकबरे को खोजने का काम तब शुरू हुआ था जब ब्रिटिश पुरातत्वविद निकोलस रिवेस को प्लास्टर के नीचे दरवाजे होने के कई सबूत मिले थे। निकोलस को मिले इन सबूतों के आधार पर इस रिसर्च को आगे बढ़ाया गया। साल 2015 में छपे निकोलस रिवेस के रिसर्च पेपर
द बुरियल ऑफ नेफरतिति के मुताबिक रानी नेफरतिति के लिए एक छोटा मकबरा बनाया गया था और उनके अवशेष भी इसी मकबरे के अंदर हो सकते हैं। नेफरतिति के अवशेष कभी नहीं मिले, लेकिन उन्हें लेकर उनके बारे में जानने की जिज्ञासा के चलते उन पर रिसर्च हमेशा जारी रहती है। तूतनखामेन का मकबरा। कहा जाता है कि उन्होंने अपने पति के साथ ईसा 1353 से लेकर 1336 तक शासन किया था। महारानी नेफरतिति और फराओ अखनातेन का नाम मिस्र के प्राचीन इतिहास से इस कारण मिटा दिया गया है क्योंकि अखनातेन ने अनेक मिस्र देवताओं की पूजा के स्थान पर केवल एक देवता यानी कि सूर्य देवता की पूजा कराई थी। पुरातत्ववाद निकोलस के सनसनीखेज पेपर सामने आने के बाद कई और भी बातें सामने आई हैं, जिससे गुप्त कमरा होने के दावे को बल मिला। मिस्र के अधिकारियों ने भी कह दिया था कि उन्हें 90% तक यकीन है कि तूतनखामेन के मकबरे में एक और गुप्त चेंबर है। मकबरे की रिसर्च टीम के हेड डॉक्टर फ्रांसिस्को पोर्सेली ने कहा कि ये बात कुछ हद तक थोड़ा निराश करने वाली है कि तूतनखामेन के मकबरे के पीछे कुछ नहीं मिला, लेकिन दूसरी तरफ मुझे ये भी लगता है कि ये एक अच्छा विज्ञान है। स्वास्थ्य और मृत्यु। तूतनखामेन की मृत्यु के परिस्थितियों की कोई जीवित रिकॉर्ड नहीं है। ये काफी बहस और प्रमुख अध्यायों का विषय रहा है। अंततः निर्धारित किया गया है कि उनकी मृत्यु संभवतः उनके कई कमजोर पड़ने वाले विकारों के संयोजन का परिणाम थी। एक पैर का फ्रैक्चर, शायद एक गिरावट के परिणाम स्वरूप और एक गंभीर मलेरिया संक्रमण मम्मी के चीर फाड़ वाले चीरों की नियुक्ति अद्वितीय है। ये उसकी खोपड़ी के अंदर राल के 2 स्तरों के साथ संयुक्त है। ने सुझाव दिया है कि प्रारंभिक मम्मीकरण एक अनुभवीन इम्ब्लैरल द्वारा किया गया था। 1968 के एक्सरे के परिणाम स्वरूप मर्डर को सिर पर झटका लगा, जिसमें खोपड़ी की 2 हड्डी के टुकड़े दिखाई दिए। इस सिद्धांत को एक्सरे और सीटी स्कैन के आगे के विश्लेषण से खारिज कर दिया गया था। अंतर कपाल अस्थि अंशों को मम्मी के आधुनिक आवरण के परिमाण के रूप में निर्धारित किया गया था, क्योंकि वो ढीले होते हैं और शार्य राल के अनुकूल नहीं होते। हड्डियों के पतले होने या फिर कैल्सीफाइड झिल्लियों के कोई प्रमाण नहीं मिले हैं, जो सिर पर घातक आघात का संकेत हो सकता है। ये भी सुझाव दिया गया है कि युवा राजा को रथ दुर्घटना में कुचलने की चोटों के एक पैटर्न के कारण मारा गया था। इस तथ्य सहित कि उनकी छाती की दीवार और पसलियों का अग्रभाग गायब है। हालांकि लापता पसलियों की मृत्यु के समय लगी चोट के परिणाम स्वरूप होने की संभावना नहीं है। 1926 में कार्टर की खुदाई के समापन पर ली गई तस्वीरों से पता चलता है कि राजा की छाती की दीवार बरकरार थी, फिर भी बाज के सिर वाले टर्मिनलों के साथ एक मनके कॉलर पहने हुए। 1968 के एक्सरे में कॉलर और छाती की दीवार दोनों की अनुपस्थिति को नोट किया गया था और सीटी स्कैन द्वारा आगे पुष्टि की गई। ये संभावना है कि उनकी छाती का अगला हिस्सा बिडेड कॉलर की चोरी के दौरान लुटेरे द्वारा हटा दिया गया था। 1926 में राजा द्वारा पहने गए जटिल मनके खोपड़ी को 1968 तक गायब कर दिया गया था। तो कैसी लगी आपको ये वीडियो? बताएं हमें वीडियो के कमेंट सेक्शन में। साथ ही इतिहास से जुड़ी तमाम तरह के रोचक तथ्यों के बारे में जानने के लिए अभी के अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही इस वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।